हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बीए थर्ड ईयर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है आपके कोर्स में द श्रॉयड। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में शॉर्ट में बताया था कि वो एक हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार रहे हुए हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक तत्वों को, समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को क्लियर किया है। अपनी कहानियों के द्वारा उन्होंने उन जो समाज के अंदर कुरीतियाँ और जो समाज के अंदर सब कुछ फैला हुआ है उन चीज़ों को कहानियों के द्वारा उन्होंने दिखाया है। तो आपके कोर्स में जो कहानी है वो स्टोरी उनकी क्या है, द स्वॉर्ड मीन्स कफन। ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं उन चीज़ों को दिखाया। The story The Sword has been collected and published under the title मानसरोवर। ये जो कहानी इनकी जो कलेक्टेड है वो उनका जो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का जो संग्रह है उसका नाम क्या है, मानसरोवर। उसमें से ली गई एक छोटी सी स्टोरी है। His work highlighted issue of social concern। उनके जो वर्क है, उनका जो कार्य है वो समाज के जो तत्व हैं उनको हाईलाइट किया गया है। इस कहानी के द्वारा सामाजिक तत्वों को हाईलाइट किया गया है, दिखाया गया है, उभार के लाया गया है ऊपर। प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी, समाज में जो प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं, जो सामाजिक लोग जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं वो उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा सामने लेके आए। देयर इज द शो ऑफ द कॉर्नर ऑफ रियल लाइफ। कॉर्नर ऑफ रियल लाइफ, जो रियल लाइफ है अपनी, जो एक साधारण जीवन जो हम जी रहे हैं उसके अंदर एक कॉर्नर में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं, उन चीज़ों को फेस किया गया है, उस चीज़ों को सामने रखा गया है। द डायलॉग हेल्प डेवलप द स्टोरी एज वेल एज द कैरेक्टर। इसके जो पात्र है, कहानी के जो पात्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कहानी के 3 पात्र हैं, घीसू है, माधव है एंड माधव की वाइफ है बुधिया। 3 पात्रों को इस तरीके से उनके जो बोल है, उनके जो विचार है, जो डायलॉग्स हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं, डेवलप किए गए हैं स्टोरी के अंदर कि बिल्कुल ही एक कथानायक की तरह वो हमारे सामने, जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हैं उस तरीके से हमें वो बिल्कुल सामने रखा गया है। दिस स्टोरी इंक्लूड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उनका एक एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, उनका एक बंडल की तरह बना के पूरे उन चीज़ों को सामने एक्सप्रेस किया गया है, भावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो मैं इस कहानी के अंतर्गत आप लोगों को अब ये मैं कहानी पढ़ा रही हूँ जो कि एक छोटी सी कहानी है। तो ये कहानी के जो कथा वस्तु है, जो डिपेंड है, मेन जो थीम है कहानी की, वो इन 4-5 पॉइंट के ऊपर आधारित है। घीसू एंड हिज सन माधव वर सिटिंग आउटसाइड देयर हट वाइल माधव्स यंग वाइफ बुधिया वाज इन द दोज ऑफ लेबर एंड लेइंग अलोंग इनसाइड द हट। घीसू और माधव, कहानी के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? घीसू, माधव एंड थर्ड है बुधिया। ये एक फादर है, हिज सन एंड वाइफ ऑफ माधव। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो द स्वॉर्ड कहानी जो है उसके मुख्य पात्र कौन कौन से, मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से। तो इसके मुख्य कैरेक्टर है घीसू, माधव एंड बुधिया। 3 लोग हैं इस कहानी में। पहला है घीसू जो कि एक पिता है, दूसरा है माधव जो बेटा है, और तीसरी जो है वो एक फीमेल है, वो एक प्रेग्नेंट फीमेल है, और वो जो माधव की वाइफ है। तो कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है। घीसू एंड हिज सन माधव वर सिटिंग आउटसाइड देयर हट। घीसू और जो माधव है वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं, और झोपड़ी के अंदर उसकी जो वाइफ है, माधव की जो वाइफ है, जो कि प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, वो फर्श के ऊपर ज़मीन पे लेटी हुई है और अपने दर्द से पीड़ित है वो।
laying along inside the hut. Gisu was a widower whose wife died long ago. घीसू जो है वो क्या है? विडोवर है. विडोवर मीन्स होता है WIDOWER. DOWER, जिसकी पत्नी मर चुकी है. कौन है? घीसू विडोवर है जिसकी पत्नी काफ़ी समय पहले एक्सपायर हो चुकी है. इट वॉज ए विंटर डार्क नाइट एंड द इंटायर विलेज वर क्वाइट. ये एक सर्दी की बहुत ही काली रात है और पूरा जो गांव है वो शांत हो रखा है. सभी लोग अपने घरों में जाके सो रहे हैं. माधव वॉज वेरी हार्टलेस एंड डिड नॉट इवन इंटर द हट. माधव जो है, जो कि कौन है? बुधिया का हस्बैंड. वो बिल्कुल ही हार्टलेस पर्सन है. उसको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही कि उसकी जो वाइफ है वो झोपड़ी के अंदर पीड़ित है, प्रेग्नेंट है वो, और दर्द से तड़पड़ा रही है. लेकिन वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता है उसको देखने के लिए. टू लुक आफ्टर हिज वाइफ हु वाज थ्रेसिंग अबाउट द एगोनी ऑफ चाइल्ड बर्थ. जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है और उस दर्द से वो झोपड़ी के अंदर पीड़ित है. बोथ द फादर एंड सर्वर वेयर ग्रेट सीकर्स एंड डिड नॉट वर्क एट ऑल टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू बुधिया. बोथ, कौन बोथ है? दोनों पिता और पुत्र जो है बिल्कुल ही सीकर्स है. सीकर्स मीन्स होता है कामचोर, जो कि काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. तो दोनों किस तरीके के व्यक्ति हैं? कामचोर हैं दोनों, जो कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहते और ना ही वो कोई मेडिकल हेल्प बुधिया को प्रोवाइड करवा रहे हैं. किसी भी तरीके की दवा पानी वगैरह जो बुधिया उसकी जो वाइफ है उसको वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे. दे वर नेट्रोइज फॉर बीइंग सीकर्स. और वो जो इस नाम से कुख्यात हो चुके हैं, गांव के लोग उन्हें कामचोर के नाम से प्रसिद्ध कर चुके हैं. दे वुड रादर स्ट्रव देन वर्क. वो भूखा मरना मंजूर कर लेते हैं लेकिन काम करना बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है. द फादर वुड ब्रेक ऑफ सम ट्विंग्स फॉर फायरवुड एंड द सन वुड सेल इन द मार्केट. जो पिता है वो जंगल से कुछ लकड़ियाँ चुरा के ले आता है और जो बेटा है वो उन लकड़ियों को जंगल में जाके बेच के आ जाता है. इस तरीके से वो लोग इतने कामचोर हो रखे हैं कि वो जंगल से लकड़ियाँ चुरा लाते हैं, बेटा लकड़ियों को बेच के आ जाता है. इस तरीके से अपना कुछ पैसे कमाते हैं, खा लेते हैं. लेकिन उनको जो उसकी जो वाइफ है बुधिया, उसके लिए मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना बिल्कुल भी उनको नहीं समझ में आता है. The father would be break off some twigs of firewood and the son would be sell in the market. जो पिता है कुछ लकड़ियाँ लेके आता है और बेटा उनको मार्केट में बेच के आ जाता है. They had only a few clay pots and tattered rags. उनके पास घर के अंदर झोपड़ी के अंदर कुछ टूटे फूटे हुए बर्तन हैं और कुछ फटे पुराने हुए कपड़े हैं जिनसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं. देवर अंडर डिबेट. और वो कर्ज से भी पूरे, मतलब उनके ऊपर कर्जा भी काफ़ी हो रखा है. लोगों से, गांव वालों से उधार मांग मांग के उन लोगों ने अपने ऊपर कर्जा कर रखा है. पीपुल अब्यूज्ड एंड बीट देम बट दे डिड नॉट केयर. पीपुल जो है, गांव के लोग जो है उनको अब्यूज्ड करते हैं, गालियां देते हैं, बीटते हैं, उनको पीटते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी केयर नहीं है, बिल्कुल भी दे डिड नॉट केयर. They were so poor that they could not repay the money borrowed from somebody. वो इतने गरीब हो रखे हैं कि अगर वो किसी से पैसे अगर उधार में लेके भी आ जाते हैं तो वो उनको वापस लौटाना उनको समझ ही नहीं आता है कि उनको वापस लौटाना भी है. लोगों से पैसे मांग मांग के कर्जा करते हैं और अपना खाने पीने के शौक़ पूरे करते हैं.
Yet some kind-hearted man gave them a little money. लेकिन फिर भी कुछ काइंड हार्टेड जो गांव के कुछ लोग हैं जो काइंड हार्टेड हैं, जो कि थोड़े बहुत दयालु किस्म के लोग हैं, वो उनकी फिर भी कुछ पैसे देने में उनकी हेल्प कर देते हैं। They would steal some potatoes and peas from someone's field and roast them to pluck a few surgeons. वो इस तरीके के चोर बन चुके हैं कि वो लोगों के खेतों में घुस के कुछ आलू वगैरह और कुछ फलियां वगैरह चुरा लेते हैं, किसी के खेत में घुस के गन्ने चुरा लाते हैं और आलू और फलियों को सेक लेते हैं और उनको खा लेते हैं और गन्नों को चुरा के ले आते हैं। गीसू लिव्ड दिस हैप्पी सो लकी फॉर 60 ईयर्स। गीसू जो कि पिता है वो इस तरीके से जीवन जीते जीते अपने उम्र के 60 साल 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है और वो अपने आप को बहुत लकी समझता है। उसे लगता है कि मैं बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। एंड माधव फॉलोड हिज फादर वेरी ड्यूटीफुली। और जो बेटा है माधव वो बिल्कुल अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहा है और अपने पिता को बिल्कुल वैसे के वैसे ही वो उसको फॉलो कर रहा है, मतलब कि बाप और बेटे दोनों एक जैसे हो रखे हैं। That night they were consuming roasted potatoes. माधव did not move from there. उस रात जो कि एक सर्दी की काली रात है, उस रात वो लोग आलू सेकते हैं और उनको खा लेते हैं और माधव जो कि वहाँ से बिल्कुल भी हिलता नहीं है, अपने पिता के पास से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसका जो पिता है जो गीसू है वो सारे आलू वगैरह जो फलियां और आलू वगैरह हैं वो खा लेगा। डेट इन हिज एब्सेंस हिज फादर वुड फिनिश ऑफ मोस्ट ऑफ द पोटैटोज। कि उसको इस चीज़ का भय है, इस चीज़ का डर है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो उसका पिता उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। गीसू बिलीव्ड इफ दे हैड ए बेबी द विलेजर्स वुड हेल्प देम विथ मनी। गीसू को जो कि पिता है उसको भरोसा है कि अगर उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो गांव वाले जो हैं उनको मनी की हेल्प करेंगे, पैसों की उनको हेल्प कर देंगे। वो तरस खा के हेल्प कर देंगे कि ठीक है इनके घर पे एक छोटा बच्चा हुआ है, चलो अपन इनकी हेल्प करते हैं। तो वो इस भरोसे में बैठा हुआ है कि बच्चे के होने के बाद में घर में लोग कुछ पैसे वगैरह दे जाएंगे। गीसू टोल्ड हिज सन अबाउट द ग्रैंड फीस्ट एट ठाकुर्स वेडिंग। इस तरीके की रात को वो लोग आपस में बातें करते हैं और इस तरीके से बात करते करते गीसू जो है वो जो पिता है वो अपने बेटे को जमींदार के घर पे जो शादी हुई थी उसके बारे में बताता है कि कुछ साल पहले जब किसी जमींदार के घर पे कोई शादी हुई थी वेडिंग, तो उसके बारे में बताता है। 20 years ago when he had a hearty meal of delightful delicacies। वो बताता है कि 20 साल पहले ज़मींदार के घर पे कोई एक बहुत ही अच्छी शादी हुई थी, तो उस शादी में वो उन लोगों ने बहुत अच्छा सा खाना खाया था। तो वो अपने बेटे को 20 साल पहले की बातें बता रहा होता है कि उस टाइम पे मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया था, उनकी शादी में इतने अच्छे पकवान बने थे। तो इस तरीके की वो बातें दोनों कर रहे होते हैं उस रात को। He regretted that now such feasts are not given by the rich। अब उसको अफसोस होता है, वो कहता है कि आज के टाइम पे वैसे लोग अब रहे ही नहीं है जो उस तरीके की दावत देते हो या उस तरीके का खाना और भोजन बनाते हो या शादियों में इस तरीके के पकवान बनाते हो। तो उसे इस चीज़ का अफसोस होता है कि 20 साल पहले मैंने ऐसा खाना खाया था और अभी अब वाले जो लोग हैं वो ऐसे खाना भोजन वगैरह शादियों में बनाते ही नहीं है। They went to sleep while बुधिया was still mourning। और वो इस तरीके की बातें करते करते दोनों रात को सोने के लिए अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। और दूसरी झोपड़ी के अंदर जो उसकी जो वाइफ है बुधिया, वो फ़िलहाल अभी भी वो दर्द से पीड़ित है और दर्द से करहा रही है। लेकिन वो दोनों आपस में बातें करते हुए ना तो उसको संभालने जाते हैं ना उसको देखने जाते हैं कि वो किस तरीके से पीड़ित है और उसको क्या प्रॉब्लम है।
तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र ने एक समाज का एक दृश्य सामने रखा है कि समाज में इस तरीके के लोग हैं, सोशली मतलब इस तरीके के लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसमें जो बताया प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी में, समाज में आज भी ग्रामीण परिवेश में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो घरों के अंदर चल रही होती है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने लेके आए हैं कि इस तरीके का समाज आज भी हमारे परिवेश में विद्यमान है। तो इस तरीके से वो दोनों बातें करते करते अंदर सोने चले जाते हैं और उसकी वाइफ जो है वो दर्द से अभी भी पीड़ित है। इन द मॉर्निंग माधव फाउंड दैट हिज वाइफ बुधिया हैड टर्न्ड कोल्ड। दूसरी सुबह जब माधव निकल के आता है झोपड़ी से, जब उठ के आता है तो वो अपनी वाइफ को चेक करने जाता है, तो उसको क्या मिलता है कि उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल ही ठंडी पड़ चुकी है, बिल्कुल ही कोल्ड, उसकी बॉडी जो है बिल्कुल कोल्ड हो चुकी है। इट मीन्स कि वो मर चुकी है। शी इज डाइड एंड द चाइल्ड हैड डाइड इन हर वोम। और जो उसके पेट में जो बच्चा था वो पेट के अंदर ही ख़त्म हो चुका है। मतलब कि माँ और बच्चे दोनों ही दर्द से पीड़ित होके बिना किसी मेडिकल हेल्प के, उनको कोई भी दवाइयाँ नहीं प्रोवाइड की गई, उनको कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं दिया गया। इस वजह से वो दोनों, माँ और जो बच्चा है उसका, वो दोनों वहीं पे ही ख़त्म हो चुकी है और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। हियरिंग देम वीलिंग, ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कौन रोने लगता है? माधव जो है वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे अपनी वाइफ को देख के, मरी हुई को देखने के बाद में वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। द नेबर्स कंसोल्ड देम, ये उसका जो शोर सुन के जब वो रोता है तो पड़ोसी आते हैं और उसको चुप करवाते हैं, कि उसको बोलते हैं, उसको चुप होने के लिए बोलते हैं, उसको समझाते हैं। नाउ दे हैड टू वरी अबाउट द सॉरेड एंड प्रे वुड। अब जो कहानी है वो इस तरीके से मोड़ लेती है कि अब उन लोगों को किस बात की टेंशन होती है कि जो लाश है, जो उसकी वाइफ की जो लाश है, उसको ओढ़ाने के लिए, उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए कफन और उसके अंतिम संस्कार करने के लिए जो लकड़ियां हैं वो अब कहाँ से लेके आएंगे। अब उन दोनों को इस बात की टेंशन होती है, इस बात की फिक्र होती है कि नाउ दे हैड टू वरी अबाउट द सॉरेड एंड प्रे वुड, कि अब वो लकड़ियाँ और कफन कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं, वो पहले से कामचोर हैं, लोगों से मांग मांग के काम चलाते हैं, लोगों के घर में चोरी करके, खेतों में चोरी करके कुछ भी आलू वगैरह फलियाँ चुरा के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अब तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि अब अपनी वाइफ को कवर करने के लिए उसको एक कफन का टुकड़ा जो है, एक सफ़ेद रंग का जो कफन आता है वो टुकड़ा वो कहाँ से खरीद के लेके आएगा। दे वेंट क्राइंग टू मीट द विलेज जमींदार, और वो इस तरीके से रोते हुए किसके पास जाते हैं? गांव का जो जमींदार है, जो सक्षम है, उसके पास रोते रोते वो किसके पास जाते हैं? जमींदार के पास भाग के जाते हैं। एंड टोल्ड हिम ए लाई, और उसको क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। डेट वाट एवर दे हैड वॉज स्पेंट ऑन हर मेडिसिन्स, क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी था, कुछ रुपये थे, कुछ जो भी कुछ था, हमने उसकी मेडिसिन में, उसकी दवाइयों में लगा दिए, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो मतलब इतने कामचोर और इतने नालायक किस्म के इंसान हैं दोनों कि उनको शर्म भी नहीं आ रही ये चीज़ बोलते हुए। अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं ज़मींदार के पास जाके कि हमारे पास जो पैसे थे, जो कुछ भी था, हमने वो उसकी मेडिसिन में, उसकी दवाई पानी में खर्च कर दिए। द जमींदार रिसल्टली थ्रू 2 रुपीज़ ऑन द ग्राउंड, इस तरीके से ज़मींदार को उनके ऊपर दया आ जाती है और दया आने के बाद में वो 2 रुपये उनकी तरफ ज़मीन पे फेंक देता है। 2 रुपीज़ ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे 2 रुपये, उन पे तरस खा के 2 रुपये वो ज़मीन पे फेंक देता है। After these, the village merchants and money lenders also gave them a little money. उसके बाद में जो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और जो कुछ
मनी लेंडर्स है, मतलब कि जो कुछ पैसे वाले सक्षम लोग हैं, ज़मींदार के पैसे 2 रुपये देने के बाद में वो लोग भी उन लोगों को कुछ थोड़े बहुत पैसे, मतलब कि तरस खा के उनके ऊपर थोड़े बहुत पैसे वो उनको और दे देते हैं। After these, the village merchants and money lenders also gave them a little money. Thus, they had a steady sum of 5 rupees. इस तरीके से उनके पास कितने, सिर्फ 5 रुपये उनके पास इकट्ठे कलेक्ट हो जाते हैं। वो भी लोगों के तरस खाए हुए पैसे जो होते हैं कि उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है तो लोगों को लगता है कि चलो इनको कुछ पैसे दे देते हैं ताकि इसका क्रियाक्रम वगैरह आराम से बेचारे कर देंगे, वरना वो कहाँ से करेंगे। इस तरीके से वो तरस खा के लोग उनको पैसे दे देते हैं। इस तरीके से उनके पास टोटल 5 रुपये हो जाते हैं। Apart from some grain and firewood and bamboo for the prey, और कुछ अनाज, कुछ लकड़ियाँ और कुछ बांस की लकड़ियाँ गांव वाले उनको अंतिम संस्कार के लिए वो भी दान में उनको दे देते हैं कि कुछ अनाज वगैरह हो गया या कुछ और जो कुछ भी सामान होता है अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी वाइफ का, वो उनको और भी दान में गांव वाले मिलके उसको उन दोनों को वो दे देते हैं। बोथ द फादर एंड द सन वेंट टू द मार्केट। अब देखो क्या होता है कि 5 रुपये इकट्ठे होने के बाद में और कुछ सामान इकट्ठे होने के बाद में दोनों बाप बेटे कहाँ जाते हैं, मार्केट में जा रहे होते हैं। किस लिए जाते हैं, कफन खरीदने के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मरी हुई वाइफ के लिए कफन खरीदने के लिए वो मार्केट में जा रहे होते हैं। बट दे टॉक अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ बर्निंग ए ब्रांड न्यू सॉरेड विथ द क्रॉप्स। लेकिन मार्केट में जाते जाते वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं कि एक मरे हुए इंसान के ऊपर एक नया कफन खरीद के डालना एक तरह से उनको लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है। उनको ये लगता है कि वो उसकी लाश तो वैसे जला के आनी है तो उसको जलाने के लिए क्यों नया कफन खरीद के लाएं, क्यों लकड़ियां लेके आएं और क्यों फालतू का खर्चा करें, तो वो तो वैसे भी जलनी है, वो तो वैसे भी राख होनी है, तो अपन पैसे क्यों बर्बाद करें। सोचो उनकी मानसिक स्थिति इतनी घटिया है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसकी वाइफ के मरने के बावजूद भी उनको इतना भी फील नहीं है कि हम इसके लिए चलो जीते जी तो उसकी उन्होंने कोई भी केयर नहीं करी, कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं है, कोई पैसे नहीं रखना, कुछ नहीं करना, ना उसको जाके चेक किया ना कुछ और। लेकिन मरने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि अब भी इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम फालतू में जला के आ रहे हैं। इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक मानसिकता दर्शाई है, एक इंसान की जो कितनी घटिया किस्म की मानसिकता हो सकती है। समाज में रियल में आज के टाइम पे ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो लोग उन चीज़ को फेस कर पाते हैं जो उस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर वो बीत रहा होता है वो ही उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये चीज़ सामने रखी है। कहानी का जो शीर्षक उन्होंने कफन दिया है, ये चीज़ को सोच के दिया है कि एक कफन, एक जो टुकड़ा आता है कपड़े का वाइट कलर का, उसकी क्या अहमियत है। लेकिन बुधिया और जो घीसू और माधव जैसे जो इंसान हैं, ये किरदार दिखाया है उन्होंने। ये रियल में समाज में जो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको एक नाम दे के किरदार दिखाया है कि ऐसे लोग आज भी समाज के अंदर विद्यमान हैं। तो वो दोनों मार्केट में जा रहे होते हैं और जाते जाते आपस में ये बात करते हैं कि क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करें, क्यों नया कपड़ा कफन खरीद के लाएं और क्यों उसके लिए इन सब चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है। बोथ ऑफ देम इंटर्ड ए टॉडी हाउस। इस तरह की बात करते करते दोनों कहाँ जाते हैं, एक रास्ते में शराब खाना, जहाँ पे
दारू वगैरह मिलती है। इस तरीके की बात करते करते दोनों एक टॉडी हाउस में एक मदिरालय के अंदर वो लोग चले जाते हैं। सोचो कितने घटिया, मतलब कि गांव वालों ने उनको कामचोर और इस तरीके की जो उपाधि दी थी वो उनकी इन हरकतों को देख के ही दी थी। मतलब उसकी वाइफ घर पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन उनको एक शराब खाना नज़र आता है और जो पैसे गांव वालों ने उनको दिए थे वो उनको लेके और शराब पीने के लिए चले जाते हैं। टॉडी हाउस। नाउ दे ऑर्डर्ड ए बॉटल ऑफ वाइन, सम स्नैक्स एंड फ्राइड फिश। अब वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, एक दारू की बोतल ऑर्डर करते हैं और कुछ स्नैक्स खाने के लिए, कुछ चटपटी चीज़ें और फ्राइड फिश और तली भुनी हुई मछलियाँ वो वहाँ पे जाके ऑर्डर करते हैं। माधव डिक्लेयर दैट हिज वाइफ वाज ए गुड वुमेन। और माधव वहाँ पे जाके ये डिक्लेयर करता है, उसके अंदर जब सब लोग बैठे होते हैं तो उनके सामने जाके ये दिखाना चाहता है कि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अच्छी एक फीमेल थी, बहुत ही अच्छी एक वुमेन थी जो कि मतलब बीमारी से पीड़ित थी तो वो मर गई, लेकिन उसको कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का। इवन इन हर डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात जबकि सी एंश्योर्ड देम ए हार्टी मील। और वो उनको बोलता है कि जब वो मर रही थी तो उसने उससे कहा कि आप एक अच्छी मतलब मील, अच्छा भोजन करोगे, अच्छा सा खाना खाओगे मेरे मरने के बाद। तो मतलब कि वो उन लोगों को ये बताना चाहता है कि मेरी वाइफ के एक्सपायर होते टाइम पे मेरी वाइफ की ये विश थी, मेरी वाइफ की इच्छा थी कि मैं जब मर जाऊं तो आप लोग रोना मत और ऐसे दुखी मत होना और एक बढ़िया सा खाना बाहर जाके आप लोग खाना, ताकि वो वहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि हम तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सोचो कितने घटिया किस्म के लोग हैं वो। दे हैड नेवर टेस्ट सच फूड एज दे हैड ईटन दैट डे। उस दिन उन्होंने जिस तरीके का खाना खाया था वैसा खाना उन्होंने पहले कभी भी अपने जीवन में खाना नहीं खाया। इतना टेस्टी खाना उन लोगों ने पहले कभी भी नहीं खाया। आफ्टर हैविंग देयर फील, जब उनका पेट भर चुका होता है खा पी के बिल्कुल, माधव गेव द लेफ्ट ओवर पूरीज टू ए बेगर। माधव जो है बची हुई पूड़ियाँ सब्जियाँ जो खाना बच गया है उनके पास खाने पीने के बाद में, वो एक भिखारी को दे देता है। बोथ द फादर एंड द सन वर इन एन इनएब्रिड स्टेट। जो पिता और पुत्र जो दोनों अब एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि उनको बिल्कुल भी होश नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे, मतलब कि दारू पीने के बाद में वो इस तरीके से हो चुके हैं। दे सेंग बैलेड एंड स्टार्ट डांसिंग। और वो गाना गाना शुरू कर देते हैं वहाँ पे और नाचना शुरू कर देते हैं। नशे में इतने धुत हो रखे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं और ज़ोर ज़ोर से नाचना शुरू कर देते हैं। एंड स्टार्टेड डांसिंग, ग्रेटिंग एंड ग्रेटिकुलेटिंग। और भद्दे तरीके से हाथ ऊपर कर कर के पागलों की तरह वो वहाँ पे दोनों नाचते गाते रहते हैं। इन द एंड बोथ ऑफ देम फेल डाउन इन ए ड्रंकर स्टूपर। और इस तरीके से अंत में वो दोनों मादक द्रव्य से चेतना शून्य होके ज़मीन पे गिर जाते हैं, मतलब कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको होश नहीं रहता है बिल्कुल भी। वो उन्होंने इतनी शराब पी ली कि वो वहाँ पे पागलों की तरह नाचते गाते रहते हैं और लास्ट में धरती के ऊपर धड़ाम से गिर जाते हैं और उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है। कहानी के द्वारा जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उन्होंने एक समाज के मतलब कि एक कुछ ऐसे लोगों को सामने रखा है कि जिनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है, इतनी खराब हो चुकी है कि उनको एक मतलब कि माधव जो है उसको इतना भी नहीं है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए हैं और वो फिर भी शराब पी रहा है और मस्त होके मतलब गा रहा है और नशे में धुत हो रखा है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो समाज की जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इस कहानी के द्वारा।
तो ये एक छोटी सी कहानी थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहानी बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसके जो मुख्य किरदार हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला है घीसू जो कि फादर है, दूसरा है माधव जो कि सन है, तीसरी है बुधिया जो कि वाइफ है। एग्जाम में काफ़ी बार इनके कैरेक्टर एनालाइज पूछ लिया जाता है कि माधव और घीसू का कैरेक्टर एनालाइज करो, तो इन दोनों का तो सेम है। बुधिया जो है वो उसका कैरेक्टर एनालाइज करना होता है इनका। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन तीनों के कैरेक्टर एनालाइज के मेन पॉइंट्स बता दूंगी, और जो स्टोरी की जो थीम है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, उसके लिए आपके पास ये फ़िलहाल 5 पॉइंट है। इसके अलावा कुछ मैटर जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो ये कहानी अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इस कहानी में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, या मुंशी प्रेमचंद्र जी का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझा दिया है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मेरे से वो चीज़ कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आप लोगों के पास होंगे, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और मैसेज में भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।